नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम तेलंगाना में 2020 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास लगभग 19 से 20 क्वेश्चन होंगे और जिन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? सिंप्लीफाई 25 ऑफ x प्लस 50 इज इक्वल टू 100। फाइंड x। तो इस जो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 25 ऑफ x। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई x प्लस 50 इज इक्वल टू 100। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 50 लेफ्ट हैंड साइड में, इसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 25 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 25x इज इक्वल टू 100 माइनस 50। कितना आ गया हमारे पास? 25x इज इक्वल टू 50। अब जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है वो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू 50 ओवर 25। 25 वन द 25, 25 टू द 50 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 2। तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 100 के इक्वल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2। क्वेश्चन नंबर 2, द क्यूब रूट ऑफ 0.000216, 0.000216 का घनमूल क्या होगा? तो यहाँ पे हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। बेसिकली किसका क्यूब रूट फाइंड करना है? 0.000216 का। इसका हमने क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट हमने फाइंड करना। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास ये 216 है, ये बेसिकली है किसका क्यूब रूट? ये हमारे पास 6 का क्यूब रूट है। अगर हम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो वो होगा 216 के इक्वल। हमारे पास ये क्यूब रूट दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.06 मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई 0.06, क्योंकि जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा? 0.000216। तो अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट है, अब इन तीनों को हम क्यूब लिख सकते हैं ऐसे, 0.06 की पावर 3। अब ये जो हमारे पास क्यूब रूट होता है, अगर हमें इसे हटा दें तो हमारे पास क्या आएगा? ये लिख लेते हैं 0.06 की पावर 3 और होल पावर कितनी आ जाएगी? 1/3। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? ए की यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए की पावर m इंटू एन। तो ए की पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए की पावर m इंटू एन। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.06 पावर कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? 0.06। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो ये क्या आ गया? 0.000216 का क्यूब रूट कितना आ गया? 0.06। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू व्हाट? यदि p का p प्रतिशत 36 है तो p किसके बराबर होगा? तो p% ऑफ p इज इक्वल टू 36। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब p% मीन p ओवर 100 मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। p को p से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? इंप्लाइज दैट p स्क्वेयर। अब 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 100। तो p स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया? p स्क्वेयर इज इक्वल टू 3600। अब हमें तो p की वैल्यू चाहिए। अब ये स्क्वेयर जो है ये राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? स्क्वेयर रूट बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? p इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3600। और 3600 का स्क्वेयर रूट कितना होता है? इज इक्वल टू 60। तो p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? p इज इक्वल टू 60। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 60। Question number 4. A towel was 60 centimeter broad and 90 centimeter long. When bleached, it was found to have lost 20% on its length and 10% breadth. The percentage of decrease in area is what? एक तौलिया 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 90 सेंटीमीटर लंबा था। जब मिश्रित किया गया तो यह पाया गया कि इसकी लंबाई का 20% और 10% चौड़ाई का कम हो गया है। क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है? हमारे पास यहाँ पे लेंथ दी हुई है। लेंथ कितनी दी हुई है?
लेंथ हमारे पास दी हुई है 90 सेंटीमीटर, और ब्रेथ या फिर विड्थ कितनी दी हुई है, ब्रेथ हमारे पास दी हुई है 60 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अब जो टाल है वो कैसा हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का है, तो एरिया ऑफ टावल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 90 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया किसका, टावल का। कितना एरिया आ गया 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोला गया है नेक्स्ट स्टेप में, अब बोला कि जो उसकी लेंथ है, इट वॉज फाउंड टू हैव लॉस्ट 20% ऑफ इट्स लेंथ। अब लेंथ कितनी हो चुकी है कम, 20%। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, लेंथ डिक्रीज हो रही है कितनी, बाय 20%, बाय 20%। तो कितने में से हो रही है डिक्रीज, 90 में से। तो लिख लेते हैं 90 माइनस 20% ऑफ 90। अब सोल्व करते हैं, इसे कितना आएगा, 90 माइनस 20/100 कितना आ गया हमारे पास 1/5, और 1/5 मल्टीप्लाई 90, 5 से 5 ऑन द 5, 5 18 द 90। तो हमारे पास कितना आ गया 90 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आएगा 72। ये क्या आ गया हमारे पास न्यू लेंथ, क्या आ गई हमारे पास न्यू लेंथ। अब सेम इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं, ब्रेथ भी निकाल लेते हैं। तो ब्रेथ कितनी हुई है, ब्रेथ 10% डिक्रीज हुई है। तो लिख लेते हैं ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%। तो जो एक्चुअल में हमारे पास ब्रेथ है वो कितनी है 60। तो लिख लेते हैं 60 माइनस 10% ऑफ 60। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 माइनस 10/100 मल्टीप्लाई 60, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। तो 60 माइनस 6 कितने होते हैं 54। तो अब हमारे पास न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ आ गई है। तो लिख लेते हैं, अब न्यू एरिया निकाल लेते हैं हम। न्यू एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये लेंथ और ब्रेथ हमने कौन सी लेनी है, जो हमारे पास डिक्रीज करके आई है। तो कितनी आई है, न्यू लेंथ कितनी है हमारे पास 72 मल्टीप्लाई न्यू ब्रेथ कितनी है 54। अब इन सेंटीमीटर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3888 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इन दोनों का जो एरिया है उन्हें हम कंपेयर करके देखते हैं। तो जो पहले एरिया था वो कितना है हमारे पास, लेस या फिर डिक्रीज एरिया निकाल लेते हैं हम। डिक्रीज इन एरिया, कितना एरिया डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू जो हमारे पास एक्चुअल एरिया था पहले वो लिखेंगे। कितना हमारे पास एक्चुअल एरिया 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस अब जो न्यू एरिया आया है, न्यू एरिया कितना है 3888 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या निकालना है कि क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत निकालना है। तो हमने क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालनी है एरिया की। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, परसेंटेज निकालनी है इज इक्वल टू कितनी कमी आ रही है एरिया में 1512 ओवर कितने में से आ रही है, जो एक्चुअल एरिया वो कितना था हमारे पास 54,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। अब 20 से 20 कैंसिल आउट होगी। अब 54 को अगर हम 28 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास 1512। तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 28। तो कितने परसेंट एरिया डिक्रीज हुआ इज इक्वल टू 28%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट 28%। Question number 5. Two articles are sold for ₹396 each. One
on one the sellers gain 10% and on other he lose 10%. Find his gain or loss percent. दो वस्तुएं प्रत्येक 396 रुपये में बेची जाती हैं। एक पर विक्रेता को 10% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया, दो केस दिए हुए हैं। एक को हम लिख लेते हैं केस वन और दूसरी तरफ केस टू। तो पहले हम केस वन को सोल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 396 रुपीज़ और प्रॉफिट कितना हो रहा है इसके ऊपर, प्रॉफिट होगा 10% का। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस हमने इसमें फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ओवर 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है 396 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 10, तो 100 प्लस 10 कितने होते हैं 110 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब 11 से डिवाइड करते हैं। 11 1 द 11, 11 3 द 33 और 6 बचा, तो 11 6 द 66। 36 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 360 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस आ गया। कब, जब 10% प्रॉफिट हुआ। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेकंड केस में क्या बोला हुआ है, सेकंड केस में हमारे पास 10% का लॉस हो रहा है। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों के लिए सेम ही है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 396 रुपीज़ और लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पे लॉस हमारे पास हो रहा है 10%। और हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमने फिर से निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का इस केस में क्या फॉर्मूला होगा, जब हमारे पास लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ओवर 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 396 ओवर लॉस कितना हो रहा है 10%, तो 100 माइनस 10 कितना आ गया 90 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल। अब 9 से कटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट करके 9 से करते हैं। 9 1 द 9, 9 4 द 36, 3 और 9 4 द 36, 44 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास 44 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 440 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस आ गया कितना 440 रुपीज़। किस केस में आया, जब 10% का लॉस हुआ। तो अब हम यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 360। फर्स्ट केस में 360 है और सेकंड केस में कितना है 440 इज इक्वल टू ऐड करके कितना आ गया 800 रुपीज़। तो इसी तरीके से हम टोटल सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, फर्स्ट केस में कितना आ रहा है सेलिंग प्राइस 396 और सेकंड केस में भी सेलिंग प्राइस क्या है सेम ही है 396 इज इक्वल टू, तो ऐड करके कितना आ गया 792 रुपीज़। तो अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 800 माइनस सेलिंग प्राइस 792 इज इक्वल टू, तो लॉस कितना हो गया टोटल 8 रुपीज़ का लॉस हुआ। ओके, अब हमने लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू लॉस कितना हुआ हमारे पास 8 ओवर कितने में से हो रहा है लॉस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 800 ओवर 800 मल्टीप्लाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 8 1 8 1 8, तो कितना आ गया हमारे पास 1%। तो लॉस कितना हो रहा है 1% का। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1% लॉस। क्वेश्चन नंबर 6, अ मर्चेंट हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर, part of which he sell at 8% profit and the rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. The quantity sold at 18% profit is what? एक व्यापारी के पास
1000 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से वह 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेचता है, उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। 18% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी? तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 14% ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। अब इसमें से क्या हुआ है कि कुछ पार्ट जो है वो 8% प्रॉफिट पे बेचा गया है, जो बचा हुआ पार्ट है वो कितने पे बेचा गया है? वो 18% प्रॉफिट पे बेचा गया। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 14% माइनस 8% कितना आ गया हमारे पास? 6, और 18 माइनस 14 4। अब इन दोनों की रेशियो निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये रेशियो में है तो 2 to the 4, 2 3 the 6, तो कितना आ गया हमारे पास? 2:3। मीन्स अब इन दोनों की जो रेशियो का सम है वो कितना है? सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 5। अब इसमें से जो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स कितने? 5 में से जो 2 पार्ट्स हैं वो कितने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे गए हैं? 8% पर। और जो बचे हुए 3%, जो 3 पार्ट्स हैं वो कितने प्रॉफिट पे बेचे गए हैं? 18% प्रॉफिट पे। तो हमसे क्या पूछा गया है कि जो क्वांटिटी हमने 18% प्रॉफिट के हिसाब से बेची है वो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्वांटिटी when he sold 18% प्रॉफिट, 18% प्रॉफिट। तो जो क्वांटिटी 18% प्रॉफिट पर बेची गई है वो कितनी क्वांटिटी है? तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू, तो कितना हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट्स है ना, 5 में से 3 पार्ट्स जो हैं वो 18% प्रॉफिट पे बेचे गए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3/5 मल्टीप्लाई 1000 kg जो हमारे पास चीनी है। तो 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 1 the 5, 5 2 the 10, तो कितना आ गया हमारे पास? 200। 200 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 600 kg। तो वो क्वांटिटी जो हमने 18% प्रॉफिट पे क्वांटिटी बेची वो कितनी है? 600 kg। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 600 kg। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ₹1500 इंक्रीज बाय ₹30, when the time increased by 8 year, the rate of interest per annum is what? यदि साधारण ब्याज 1500 रुपये में 30 रुपये की वृद्धि होती है, जब समय 8 वर्ष बढ़ जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ हमारे पास। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़। और क्या दिया हुआ हमारे पास? टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 8 ईयर। और साथ में क्या बोला गया है कि जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है वो 30 रुपीज़ पर एनम बढ़ रहा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 30 रुपीज़ इंक्रीज इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का इज इक्वल टू 30/8। टोटल कितने ईयर है? 8 ईयर। और हर साल कितना बढ़ रहा है? 30 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास सब? तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है? पर ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हमने फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 30/8 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 1500 मल्टीप्लाई रेट हमने फाइंड करना है तो रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? टाइम है हमारे पास यहाँ पे 1 ईयर, क्योंकि हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? पर एनम के हिसाब से फाइंड कर रहे हैं। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? इम्प्लाइज दैट 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30/8 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू रेट। तो 15 से 15 1 the 15, 15 2 the 30, 2 1 the 2, 2 4 the 8 इम्प्लाइज दैट रेट कितना आ गया हमारे पास? रेट इज इक्वल टू 1/4%। मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है। तो जो ये आंसर है ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 0.25%। तो ये क्या आ गया हमारे पास? रेट आ गया
पर एनम का। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.25%। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, द गेन इज व्हाट। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल्स का वो इक्वल होगा सेलिंग प्राइस के इक्वल, तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओवर वाई मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा हमारे पास एक्स, और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा हमारे पास वाई। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स कितना हमारे पास 18 माइनस वाई कितना है सेलिंग प्राइस 15 ओवर वाई कितना है, डिवाइड कर देंगे वाई से, तो वाई कितना है 15 मल्टीप्लाई 100। तो इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 18 माइनस 15 कितने होते हैं 3 ओवर 15 मल्टीप्लाई 100। तो 3 से 3 1 द 3, 3 5 द 15, 5 से 5 1 द 5, 5 20 द 100। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया इज इक्वल टू 20%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 20% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर इज व्हाट। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं और वो अपने टेबल से ही कैंसिल आउट होते हैं। जैसे कि अगर 13 की बात करूं तो 13 क्या है हमारे पास एक प्राइम नंबर है। क्यों, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर आएंगे, एक तो आएगा ये 1 और दूसरा खुद अपना नंबर जो है ये 13। तो 13 से कैंसिल आउट होगा एक तो, ठीक है। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर आएंगे, या तो ऐसे भी कर सकते हैं हम इसे 13 के फैक्टर पहले 13 से करते हैं, 13 1 द 13, तो कितने फैक्टर आए फिर भी 2 ही आए, एक 1 और सेकंड कौन सा आ गया 13 वो नंबर खुद। तो ये होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। तो इस तरीके के जो हमारे पास फर्स्ट 9 प्राइम नंबर होंगे उनका हमने एवरेज फाइंड करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा 2, फिर 3, 2 3 एंड 5 7 11 13 17 19 एंड 23। ये हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका हमने क्या फाइंड करना है एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर या फिर टोटल ऑब्जर्वेशन। तो देखते हैं यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 9। तो देखते हैं कितना है, जब इन सभी को ऐड किया जाएगा तो कितना सम कितना आएगा 100 ओवर 9 इज इक्वल टू। अब हम इसे सोल्व करके लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो आंसर है हमारे पास वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो 100 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 11 से ही 1/9। तो ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 11 से ही 1/9। क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज ऑफ 11th रिजल्ट इज 50 if the average of the first 6 result is 49 and that of the last 6 is 52, the sixth result is what। 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 का 52 है तो छठा परिणाम क्या होगा। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या हुआ, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50। तो लिख लेते हैं एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज इक्वल टू 50। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 50 × 11 इज इक्वल टू 550। तो ये आ गई हमारे पास टोटल वैल्यू। और नेक्स्ट क्या बोला गया है, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट, एवरेज ऑफ
फर्स्ट सिक्स रिजल्ट इज इक्वल टू कितना है 49 और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, टोटल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिक्स रिजल्ट इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 294 एंड और क्या बोला गया है, एंड द लास्ट सिक्स इज 52 और एवरेज ऑफ लास्ट सिक्स रिजल्ट इज इक्वल टू 52 और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑफ लास्ट सिक्स रिजल्ट, टोटल वैल्यू ऑफ लास्ट सिक्स रिजल्ट इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 312 और हमसे क्या पूछा गया है, द सिक्स्थ रिजल्ट इज व्हाट, तो यहां से हम निकाल लेते हैं सिक्स्थ रिजल्ट। सिक्स्थ रिजल्ट किसके इक्वल होगा, टोटल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिक्स रिजल्ट प्लस टोटल वैल्यू ऑफ लास्ट सिक्स रिजल्ट। तो कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों को ऐड करते हैं 294 प्लस 312, इन दोनों को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ 11 रिजल्ट। तो टोटल वैल्यू कितनी है 550। तो 294 प्लस 312 किसके इक्वल होते हैं, 606 माइनस 550 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आ गया 56। तो जो सिक्स्थ रिजल्ट है उसके कितने मार्क्स होंगे 56। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट 56। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ 4 नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 15 एंड द लास्ट 3 इज 16, द लास्ट मेंबर इज 19, द फर्स्ट इज व्हाट। चार संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास एवरेज दी हुई है फर्स्ट 3 नंबर्स की, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज इक्वल टू कितनी दी हुई है 15 और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी फर्स्ट 3 नंबर्स की, टोटल वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 45। और क्या बोला गया यहाँ पे, और जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर क्या है हमारे पास फोर्थ नंबर किसके इक्वल दिया हुआ है 19 के इक्वल। तो यहाँ से हम अब निकाल लेते हैं टोटल वैल्यू ऑफ 4 नंबर, टोटल वैल्यू ऑफ 4 नंबर इज इक्वल टू कितना है, फर्स्ट 3 की कितनी है 45 और 45 में कितना ऐड कर देंगे, फोर्थ नंबर कितना है प्लस 19 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 64 इज इक्वल टू 64। और बोला गया है कि जो लास्ट 3 नंबर हैं उनकी एवरेज कितनी है, उनकी एवरेज है हमारे पास 16 के इक्वल। तो लिख लेते हैं एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर इज इक्वल टू 16 और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, टोटल वैल्यू ऑफ लास्ट 3 नंबर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 48। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फर्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू व्हाट, क्या कैसे निकालेंगे इसको, देखो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ 4 नंबर माइनस करेंगे उसमें से टोटल वैल्यू ऑफ लास्ट 3 नंबर। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ 4 नंबर की कितनी है 64 माइनस और टोटल वैल्यू ऑफ लास्ट 3 नंबर कितनी है 48। तो 64 माइनस 48 इज इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास 18 के इक्वल, सॉरी 16, कितना आ गया हमारे पास 60। तो जो वैल्यू है फर्स्ट नंबर की वो क्या होगी हमारे पास 16। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट 16। क्वेश्चन नंबर 12, 10 men can make 16 toys in 6 days working 3 hours a day. In how many days
कैन 12 पर्सन मेक्स 40 टॉयज वर्किंग 8 आवर अ डे। 10 आदमी दिन में 3 घंटे काम करके 6 दिन में 16 खिलौने बना सकते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 व्यक्ति 40 खिलौने कितने दिनों में बना सकते हैं। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चेन रूल यूज़ करेंगे। तो क्या है चेन रूल फॉर्मूला यहाँ पे M1D1 M1D1 H1 ओवर W1। M से क्या है यहाँ पे मैन, D से डे, H से R और W से वर्क इज इक्वल टू M2D2 H2 ओवर W2। और यहाँ पे जो हमारे पास मैन कितने दिए हुए फर्स्ट केस में 10 मैन कितने दिन काम कर रहे हैं, वो 6 डेज काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं 3 आवर अ डे। और कितने खिलौने बना रहे हैं, वो वर्क कितना उनका 16 टॉयज वो बना रहे हैं इज इक्वल टू दूसरे केस में क्या दिया हमारे पास मैन कितने 12 मैन है, कितने खिलौने बना रहे हैं उनका वर्क दिया हुआ, वर्क कितना दिया हुआ है 40 टॉयज। और यहाँ पे डेज नहीं बताया हुआ है, D2 हमने फाइंड करना है और ये बताया कि वो एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ से हम D2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 ओवर 16 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8 और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा इज इक्वल टू D2। अब हम कैंसिल आउट कर लेते हैं यहाँ से 3 से 3 1 द 3 3 4 द 12 4 से 4 1 द 4 4 10 द 40। अब 2 से कैंसिल आउट करते हैं 2 8 द 16 2 5 द 10 3 से 2 से 2 3 द 6 2 4 द 8। तो कितना आ गया हमारे पास अब 10 3 द 30 मल्टीप्लाई 5 कितने होते हैं 150 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, क्या होता है हमारे पास 4 and 8 4 8 द 32 इज इक्वल टू D2। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं D2 की, इम्प्लाइज दैट D2 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 32। तो कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा 2 से करते हैं 2 16 द 32 2 7 द 14 1 2 5 द 10। तो कितने डेज आ गए हमारे पास 75 ओवर 16। क्वेश्चन नंबर 13 A and B can together finish a work in 30 days. They work together for 20 days and then B left. After another 20 days, A finished the work. The number of days in which A alone can finish the work is what? A और B मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर B चला गया। अन्य 20 दिनों के बाद A ने कार्य समाप्त किया। अकेले A कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है A और B एक यूनिट वर्क को ख़त्म कर रहे हैं 30 डेज़ में। कितने डेज़ में वो ख़त्म कर रहे हैं 30 डेज़ में। और यहाँ से हम A और B का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो A और B का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा A एंड B 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/30। ओके, अब हम क्या निकाल लेते हैं टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन इन 20 डेज। उन दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिनों तक काम किया 20 डेज तक। तो उन दोनों का वर्क डन कितना आ जाएगा 1/30 मल्टीप्लाई 20। तो 2 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 2/3 यूनिट। तो उन्होंने टोटल कितना वर्क किया 2/3 यूनिट। तो यहाँ से हम अमाउंट ऑफ वर्क लेफ्ट निकाल लेते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क बच गया या फिर रिमेनिंग वर्क लेफ्ट, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू जो काम था वो कितना था 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना यूनिट उन्होंने 20 दिनों तक किया। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 - 2/3 इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया 3। तो 3 - 2 इज इक्वल टू
1/3। तो ये जो हमारे पास वर्क आ गया 1/3 यूनिट, ये हमारे पास क्या आ गया, रिमेनिंग वर्क। अब क्या बोला गया कि वो जो रिमेनिंग वर्क है उसे कौन अकेले कर रहा है, ए अलोन करेगा। कितने दिनों में कर रहा है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क completed by A alone in 20 days, यही बोला ना, आफ्टर अनदर 20 days ए फिनिश द वर्क। वो जो बचा हुआ काम है उसे कितने दिनों में खत्म कर रहा है, 20 days में। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय C/D। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, A/B मल्टीप्लाई D/C। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20/1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 × 3 इज इक्वल टू 60 days। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 60 days में। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, 60 days में। तो क्या दिया गया हमारे पास यहाँ पे, टाइम टेकन बाय पी इज इक्वल टू x डेज और टाइम टेकन बाय क्यू इज इक्वल टू 3x डे। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जो उनकी एफिशिएंसी है, जो पी है वो 3 गुना काम अच्छा कर रहा है क्यू से। तो जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी का अपोजिट होता है। अब इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो 3x - x इज इक्वल टू 48। तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 24। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। तो अब पी जो है वो कितने टाइम में ख़त्म करेगा, 24 days में काम को ख़त्म करेगा। और क्यों कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा, 72 days में। तो इन दोनों का जो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 24 एंड 72। तो एलसीएम कितना आएगा, 72। ओके, तो यहाँ से हम पी और क्यू का 1 day वर्क निकाल लेते हैं। पी क्यू 1 day वर्क इज इक्वल टू, पी कितना करेगा, 1 यूनिट वर्क को काम खत्म कर रहा है 24 days में, प्लस और क्यू कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है, 1 यूनिट वर्क को वो खत्म करेगा 72 days में। तो एलसीएम कितना आ गया, 72। तो 24 3 = 72, 3 1 = 3 + 1 इज इक्वल टू 4/72। तो 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 = 4, 4 18 = 72। तो क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 1/18। ये 1 क्या है हमारे पास, वर्क, और 18 क्या है हमारे पास, डेज। तो पी और क्यू दोनों मिलके एक साथ एक काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, 18 days में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 18 days। क्वेश्चन नंबर 15, a train cover a distance of 10 km in 12 minutes if its speed is decreased by 5 km per hour. The time taken by it to cover the same distance will be what? एक ट्रेन 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाती है तो इसके द्वारा उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा। यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 12 मिनट। अब टाइम को मिनट से हम आर में, तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 12 मिनट। तो ये जो टाइम है इसे हम आर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 60। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 1 = 12, 12 5 = 60 इज इक्वल टू 1/5 आर। तो ये आ गया हमारे पास, टाइम आ गया। तो अब हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम।
डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर और टाइम कितना है 1/5 आवर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, स्पीड कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ गई हमारे पास, स्पीड आ गई। स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारे पास न्यू स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, न्यू स्पीड इज इक्वल टू, जो ओरिजिनल स्पीड थी वो कितनी है 50 माइनस जो डिक्रीज हुई है कितनी हुई है 5 किलोमीटर, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ गई हमारे पास, न्यू स्पीड आ गई। और डिस्टेंस हमारे लिए फिर से सेम ही है, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर और टाइम हमने यहाँ पे फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, कितना टाइम लगेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर और स्पीड कितनी है हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 5 से 5 2 ज़ 10, 5 9 ज़ 45। तो कितने आ गए हमारे पास 2/9 आवर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टाइम आ गया। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं मिनट्स में। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2/9 मल्टीप्लाई 60। तो 3 से 3 3 ज़ 9, 3 2 ज़ 6 0। तो कितना आ गया हमारे पास 40/3। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 13 से ही 3/9 मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास जो 13 मिनट है वो कंप्लीट है। तो 13 मिनट। अब ये जो 3/9 है इसे हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 3/9 मल्टीप्लाई 60। तो 3 से कैंसिल आउट होगा, फिर से 3 1 द 3, 3 3 ज़ 9। तो 3 से 3 1 द 3, 3 20 द 60। तो कितना आ गया हमारे पास, तो कितना आ गया हमारे पास 30 मिनट 20 सेकेंड। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 13 मिनट 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, अ ट्रेन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म 162 मीटर लॉन्ग इन 18 सेकेंड एंड अनदर प्लेटफॉर्म 122 मीटर लॉन्ग इन 15 सेकेंड। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज व्हाट। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, तो जो ट्रेन है जो उसकी लेंथ है हम उसे x मान लेते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x मीटर। और क्या दिया हो यहाँ पे हमारे पास, और दो प्लेटफॉर्म को वो कितने कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो ये बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है x मीटर, प्लस जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है उसे वो कितना मीटर लॉन्ग है 162 मीटर लॉन्ग, और कितने सेकंड में कवर कर रही है 18 सेकंड में, इज इक्वल टू, और जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो कितने मीटर लॉन्ग है 120 मीटर लॉन्ग। तो x प्लस 120 ओवर कितने टाइम में क्रॉस कर रही है वो 15 सेकंड में। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं 3 के टेबल से, 3 6 द 18, 3 5 द 15 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इम्प्लाइज दैट 5 इंटू में x प्लस 162 इज इक्वल टू कितना आएगा 6 इंटू में x प्लस 120। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 162 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 5 2 ज़ 10 0, 5 6 ज़ 30 प्लस 1 31, तो 3 कैरी, 5 1 द 5 प्लस 3 8, 810 इज इक्वल टू 6 से करते हैं 6x इज इक्वल, सॉरी 6x प्लस 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 720 इज इक्वल टू 720। अब x की टर्म को एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 6x इज इक्वल टू 720 माइनस 810। तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 19, सॉरी माइनस 90। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो x कितना बच गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 90 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई हमारे पास 90 मीटर। तो यहाँ से हम स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लेते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई
90 प्लस 162 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू, तो दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 252/18 मीटर ओवर सेकेंड। तो अब हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसे किलोमीटर पर आवर में हम चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 18/5 किलोमीटर पर आवर के साथ। तो कितना आ जाएगा 252/18 मल्टीप्लाई 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 18 से 18 कैंसिल, 5 से 5 1 द 5, 5 5 द 25। तो क्या आ गया हमारे पास 2 0, फिर 2 और 0 दोनों एक साथ उतर गए, तो कितना आ गया 5 से 5 और द 20। तो कितनी आ गई हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 50.4 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 50.4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट to change horse at the end of every 7th kilometer. The time that he will take to cover a distance of 90 किलोमीटर is what? तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है हमारे पास, स्पीड कितनी दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, और क्या दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर, और टोटल स्टॉप्स कितने हैं, टोटल स्टॉप कितने हैं, वो हर 7 किलोमीटर बाद वो रुक रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 12.84। तो जो हमारे पास डेसिमल के बाद है इसे हम नेगलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास टोटल स्टॉप कितने आ गए 12, ठीक है, और हर स्टॉप पे वो कितना टाइम ले रहा है 6 मिनट। तो टोटल टाइम टेकन एट स्टॉप, टोटल टाइम टेकन एट 12 स्टॉप्स, एक स्टॉप के लिए वो कितने मिनट ले रहा है 6 मिनट, तो 12 स्टॉप्स के लिए कितने मिनट लेगा वो 12 × 6 इज इक्वल टू 72 मिनट। अब इस 72 मिनट को हम आर में चेंज कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आवर 12 मिनट, 12 मिनट। अब नाउ टाइम टू कंप्लीट, अब जो 90 किलोमीटर है डिस्टेंस है वो कितने टाइम में वो कवर करता है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 18 1 द 18, 18 5 द 90। तो टाइम कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक तो उसने 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कंप्लीट किया 5 आवर में, प्लस जो टाइम उसने हर स्टॉप पे वेस्ट किया, तो कितना टाइम वहाँ पे उसने रुका, कितने टाइम वो 6 मिनट हर स्टॉप पे रुक रहा है, तो वहाँ पे टोटल कितना टाइम लगा 72 मिनट, और इसको आवर में चेंज किया तो कितना आ गया 1 आवर 12 मिनट, 1 आवर 12 मिनट। तो अब यहाँ से हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 6 आवर 12 मिनट। तो ये आ गया हमारे पास टोटल टाइम। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 6 आवर 12 मिनट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इफ 8 monkeys eat 8 banana in 8 मिनट, हाउ मैनी monkeys will eat 12 banana in 12 मिनट। अगर 8 बंदर 8 मिनट में 8 केले खाते हैं, 12 मिनट में कितने बंदर 12 केले खाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया, एम से मैं मोंकी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बी से बनाना को। तो यहाँ क्या बोला गया है 8 मोंकी 8 बनाना को कितने मिनट में खा रहे हैं 8 मिनट में, एक मोंकी 8 बनाना को कितने मिनट में खाएगा, तो इज इक्वल टू 64 मिनट में, 8 × 8 64, और 1 मोंकी 1 बनाना को कितने मिनट में खाएगा, 1 मोंकी 1 बनाना इज इक्वल टू 64/8, तो कितना आएगा मिनट, 8 1 द 8, 8 8 द 64 इज इक्वल टू 8 मिनट। तो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो 1 मोंकी
12 बनाना को कितने मिनट में खाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 12 बनाना, और एक मोंकी को एक बनाना खाने में कितना टाइम लग रहा है 8 मिनट। तो 1 मोंकी को 12 बनाना खाने में कितने मिनट लगेंगे, 12 8 द 96 मिनट। तो कितने मिनट लगेंगे 96। तो 12 मोंकी 12 बनाना को कितने मिनट में खाएंगे, तो इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 12। तो कितना आएगा 12 1 द 12, 12 8 द 96 इज इक्वल टू 8 मिनट। तो 12 मोंकी 12 बनाना को कितने मिनट में खाएंगे, 8 मिनट में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 8 मिनट। Question number 19. 12 meter tall and cast an 8 meter long shadow. At the same time, a flagpole cast a 100 meter long shadow. How long is the flagpole? एक पेड़ 12 मीटर लंबा है और इसकी छाया 8 मीटर लंबी है। उसी समय एक ध्वज ध्रुव 100 मीटर लंबी छाया डालता है। झंडा पोल कितना लंबा है। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास 12 मीटर ट्री है वो कितनी शैडो दे रहा है, 8 मीटर। तो लिखते हैं यहाँ पे 8 मीटर शैडो इज इक्वल टू 12 मीटर ट्री। तो यहाँ से हम 1 मीटर शैडो निकाल लेते हैं। अगर 1 मीटर हमें शैडो चाहिए तो ट्री कितना लंबा होना चाहिए, लिख लेते हैं 1 मीटर शैडो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 12/8। 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 2 8, 4 3 12 इज इक्वल टू 1.5 मीटर टॉल। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसी समय एक ध्वज ध्रुव 100 मीटर लंबी छाया डालता है। मीन्स कितनी मीटर है शैडो, 100 मीटर शैडो इज इक्वल टू, तो हमने क्या निकालना है, उसकी हाइट निकालनी है कि वो जो पोल है वो कितना लंबा होगा। तो 1 मीटर के लिए हमें कितनी हाइट चाहिए, 1 मीटर शैडो के लिए 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, तो कितना आएगा हमारे पास 15/10 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से हमने डेसिमल रिमूव किया तो नीचे कितना आ गया 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास कितना आ गया इज इक्वल टू 15 10 द 150 मीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 150 मीटर। तो वो जो पोल है उसकी हाइट कितनी होगी, 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, ₹800 बिकम ₹956 इन 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest increased by 4%, what amount will ₹800 become in 3 years? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 800 रुपये 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो कितनी राशि ₹800 3 साल में बन जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ हमारे पास, यहाँ पे प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 800 रुपीज़, और अमाउंट कितना दिया हुआ हमारे पास, अमाउंट हमें दिया हुआ है 956 रुपीज़। और क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है हमें यहाँ पे। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 956, प्रिंसिपल कितना है -800। तो ये क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 156 रुपीज़। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ हमारे पास 3 ईयर। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं, और रेट हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो रेट यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास 156 इम्प्लाइज दैट 156 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 800 मल्टीप्लाई टाइम 3 ईयर मल्टीप्लाई रेट आर ओवर 100। तो 20 से 20 कैंसिल, तो हमारे पास रेट कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इम्प्लाइज दैट रेट इज इक्वल टू 156/24। ओके, अब 20 डिवाइड करेंगे यहाँ पे, जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेट कितना आ जाएगा 6.5%। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला हुआ है कि अगर रेट को 4% बढ़ा दिया जाता है तो रेट इंक्रीज बाय 4%, रेट इंक्रीज बाय
4%। तो जो हमारे पास एक्चुअल रेट आया था वो कितना है 6.5% प्लस 4% इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया 10.5%। तो न्यू रेट कितना आ गया, न्यू रेट इज इक्वल टू 10.5%। अब जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो सेम ही रहेगा जो फर्स्ट केस के लिए था। प्रिंसिपल हमारे पास फिर से 800 रुपीज़ ही हैं और रेट कितना आ गया, अब नया रेट आ गया हमारे पास 10.5%। और क्या दिया हमारे पास यहाँ पे, अब हमने अमाउंट फाइंड करना है कि अमाउंट कितना होगा और टाइम 3 ईयर, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर। तो लिख लेते हैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 800 मल्टीप्लाई रेट कितना है 10.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 ईयर। अगर मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दूँ तो कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 4 द 8, 2 5 द 10, 5 से 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 1 द 5। तो कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 21 इंटू 3, 3 1 द 3, 3 2 द कितने होते हैं 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 यहाँ पे रहता है मल्टीप्लाई करने के लिए तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 21 3 द 63 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 3 द 12 1 कैरी 4 6 द 24 प्लस 1 25। तो कितना आ गया 252। तो ये क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 252 और प्रिंसिपल कितना है 800। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2 5 8 प्लस 2 10 1052। तो ये आ गया हमारे पास रुपीज। तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट 1052।